नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धा एंड हिज धम्मा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि बाबा साहेब ने ये जो बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ का निर्माण बड़े लंबे समय तक किया है, बड़ा वक्त दिया है और एक लंबा वक्त देकर इस कालजयी रचना का निर्माण किया है। ये ग्रंथ अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण है 14 अक्टूबर 1956 की धम्म दीक्षा, और ये उस दीक्षा को शिक्षा में बदलने वाला ग्रंथ है। यहां से तथागत बुद्ध का चरित्र और उनकी शिक्षाएं दोनों मिलती हैं। मूल रूप से ये ग्रंथ अंग्रेजी में है, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदी अनुवाद है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पिछली कड़ी की वो बात आपको बता देते हैं कि जहां पर रोहिणी नदी के पानी के लिए संघर्ष चल रहा है शाक्य और कोलियों के बीच, और शाक्य सेनापति ने यह निर्णय ले लिया है कि कोलियों को अगर ये टंटा खत्म करना है तो शाक्यों की ओर से दंड देना चाहिए, और यह दंड युद्ध के रूप में होना चाहिए। और यह प्रस्ताव शाक्य संघ ने पारित कर लिया। राजकुमार सिद्धार्थ का शाक्य संघ की सभा में ही इस प्रस्ताव को विरोध है, और वो अकेले इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब दूसरे दिन सेनापति ने फिर शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। पहली सभा में वो बात हो गई कि राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य सेनापति के प्रस्ताव से दूर हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं, और तो अब सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई, और इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो, क्योंकि जब युद्ध करना है तो अनिवार्य सैनिक भर्ती भी जरूरी होती है। अब अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ये इस दूसरी सभा को बुलाया गया। जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे। अब उन्होंने दूसरा प्रस्ताव रखा कि जिनकी उम्र 20 साल से 50 साल के बीच में है, जो भी शाक्य, वो सब कोलियों के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा जाना है, इसके निमित्त शाक्यों की सेना में शामिल हो जाए, और ये अनिवार्य सैनिक भर्ती होगी। ऐसा आपातकाल में होता है। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। दोनों लोग इसमें उपस्थित थे। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। ये तो जाहिर सी बात है कि जो ये चाहते थे कि युद्ध हो, तो वे लोग तो बिल्कुल तैयार ही थे शाक्य सेनापति के साथ इस प्रस्ताव में उसके समर्थन में खड़े होने के लिए। यह उनके पूर्व निश्चय का ही स्वाभाविक परिणाम था, लेकिन जिस अल्पमत ने इस निर्णय के खिलाफ, यानी कि युद्ध के निर्णय के खिलाफ मत दिया था, उनके सामने एक कठिनाई थी। उसकी समस्या थी बहुमत के आगे सर झुकाना या नहीं झुकाना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि बहुमत तो युद्ध के पक्ष में है, लेकिन जो अल्पमत में थे उनका मत कोई बुरा नहीं था, और इसलिए वो इस पेशोपश में थे कि क्या इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े होना चाहिए या फिर बहुमत के आगे सर झुका देना चाहिए। ये बड़ी दुविधा है। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर ना झुकाया जाए। यहां अपने आप में एक मत को भी
जो तवज्जो दी जाती है, जो उसका सम्मान किया जाता है, उस सम्मान की ये बात आनी चाहिए थी। लेकिन अल्पमत का ये निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर झुकाना नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का निर्णय किया था। उन्होंने उस सभा का बायकॉट नहीं किया, वो बाहर नहीं चले गए सदन के, वे रुके, सदन में लौट आए और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। बहुमत जहां होता है, अब बहुमत तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन बहुमत ये सही होता है ऐसा जरूरी नहीं है। यहां भी युद्ध के समर्थन में जो बहुमत है वो सही है ऐसा नहीं है। अब देखिए कि कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे, और जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो सिद्धार्थ स्वयं उठ खड़ा हुआ। अब सिद्धार्थ तो ऐसे थे ही कि वो एक मत में भले ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी बात को बड़ी ही ताकत से रखते थे। वे संघ के इस अधिवेशन में जब ये दूसरी बार सभा बुलाकर इस पर विचार हो रहा है, तब वे खड़े हुए और उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहना चाहा, उन्होंने कहा कि मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, आप तो जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि बहुमत आपके पास है। लेकिन मुझे खेद है, और खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ अकेले अपने एक मत के साथ खड़े हो गए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा। जो बात उन्होंने पहली सभा में कही थी कि भाई मैं युद्ध का समर्थन नहीं करता हूं, कि एक दूसरे को पड़ोसी ही आपस में लड़ लड़ कर खत्म कर दे, नाश कर दे, विनाश कर दे, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। वो कहते हैं कि मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। बड़ी ही स्पष्ट बात कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, आपने उस शपथ की याद रखनी चाहिए। उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। तुमने शाक्य संघ का सदस्य बनते हुए इस बात का विश्वास दिलाया था, शपथ ली थी कि तुम शाक्य संघ के साथ रहोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम सार्वजनिक निंदा का कारण बनोगे। और फिर सिद्धार्थ का उत्तर था कि निस्संदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया था। सिद्धार्थ कहते हैं कि हाँ, मैं ये मानता हूं कि मैंने शाक्य संघ की रक्षा का वचन अपने तन मन और धन से करने का निश्चय किया था, और ऐसा मैंने वचन भी दिया था। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये युद्ध शाक्यों के हित में है। बड़ी टेक्निकल बात सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने ये वचन दिया था कि मैं शाक्यों के हित में काम करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध शाक्यों के हित में हो रहा है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। शाक्य संघ का इस्तेमाल कौशल नरेश कर रहा है, उनके हाथ का वो खिलौना बन गया है, क्योंकि शाक्य संघ की स्थिति बिगड़ रही है वो बार बार युद्ध का निर्णय लेने से। और इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा
और इससे कौशल नरेश को एक और अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वतंत्रता की ओर अधिक घटा दे। मतलब शाक्य संघ अपनी स्वतंत्रता को, चाहे फिर वो वित्तीय हो या फिर चाहे अपने निर्णय लेने की क्षमता को हो, यह कौशल नरेश के पास दिन ब दिन गिरवी रखता जा रहा है और उनसे मदद लेकर ये इधर कोलियों से युद्ध करता जा रहा है। और इसी बात पर राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य संघ का ध्यान आकर्षित कराते हैं और वो कहते हैं कि देखो, अगर ये युद्ध हुआ तो शाक्य संघ और भी दुर्बल हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें फिर कौशल नरेश के पास उनके अधीन हो जाना होगा। सेनापति को फिर क्रोध आ गया और सेनापति को क्रोध आ गया तो वह कहने लगा कि तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। शाक्य सेनापति ने कहा कि तुम्हारा ये जो भाषण कौशल है ये किसी के काम नहीं आएगा और तुम्हारे भी किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी या देश से निकाले जाने की सजा नहीं दे सकता। यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा, ऐसा तुम्हें लगता है। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक अलग अलग तरीके से दंडित कर सकता है। शाक्य सेनापति इस बात से पूर्णतः परिचित है कि राजकुमार सिद्धार्थ को यह लग रहा है कि शायद कौशल नरेश इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि भाई इनको कोई फांसी दे दी जाए या फिर देश निकाला दिया जाए, और इस तरह की किसी सजा को कौशल नरेश नहीं मानेंगे। लेकिन शाक्य सेनापति ने कहा कि यदि तुम शाक्य संघ की बात नहीं मानते तो शाक्य संघ के पास और भी तरीके हैं तुम्हें दंडित करने के, और ये दंड अब इस स्थिति में आ ही रहा है क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ अपनी बात पर अपने एक मत के साथ अड़िग है, अकेले हैं, और सेनापति बहुमत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी द्वंद्व को यहाँ पर रोकते हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे जब अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। इस समय हम लोग बुद्ध एंड इस धम्मा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो कालजयी रचना संसार है, इस रचना संसार के साथ हमने आपको जोड़े रखा है। यह है उसका हिंदी अनुवाद जो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म